Ram Ram friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study biodiversity in India. Now start the lecture and understand what is biodiversity. See, variabilities among plants, animals and microorganisms in a natural region is known as biodiversity. And according to Earth Summit 1992, which was held in Rio de Janeiro, Brazil, right? Biodiversity is the variation, right? Biodiversity is the variation among living organisms from different sources, including terrestrial, marine and desert ecosystems and ecological complexes of which they are a part, right? और इसी अर्थ समिट में 22 May was announced to be celebrated as World Biodiversity Day or International Biodiversity Day, and E.O. Wilson is the father of biodiversity. Right? In the previous lecture we have studied the basics of biodiversity. For an example, right, types of biodiversity, right, how the biodiversity is measured, what are the causes or reasons for the loss of biodiversity, what are the threats to biodiversity, and how the biodiversity may be conserved at international level. Or for that we have studied Convention on Biological Diversity 1992 and Biodiversity Act 2002, right? So we have studied these in the previous lecture. In this lecture we will study biodiversity in India, which is most important for MPPSC, right, prelims examination or other state level examination. क्योंकि यहाँ से हमको डिफरेंट टाइप के ये जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करना है, राइट? और कई बार एग्जाम्स में चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी हो या अदर स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स हो, उसमें कई बार जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में कितने रियाल्स पाए जाते हैं, राइट? इंडिया में कितने बायोम्स हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोम्स इन इंडिया, राइट? या इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, या हॉट स्पॉट का क्या क्राइटेरिया है. तो ये डिफरेंट जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं. क्लियर? तो इनको जो है हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे ताकि आपका जो है कंसेप्ट, राइट, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और अलोंग विद दिस जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या फैक्चुअल जो डाटा है वो भी आपको मिल जाए, ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में जो है या एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सो यू वुड बी एबल टू आंसर इट, राइट? सो लेट्स स्टडी द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. See, India is a mega diverse country, right? India is a mega diverse country और उसका रीजन क्या हो जाएगा, right? उसका रीजन है कि India has vast area, right? India has vast area and therefore because of the vast area India has different climatic zones, right? India से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, राइट? साथ ही साथ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राइट? डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, एंड दीज आर द रीजन फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. तो बिकॉज ऑफ द वास्ट एरिया, डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स, राइट, डिफरेंट सॉइल्स, राइट, एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स जो है इंडिया में हाई बायोडाइवर्सिटी है, राइट? साथ ही साथ में इंडिया इज नोन फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज. चाहे हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हों या हिंदू टेक्स्ट हों या जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो लंबे समय से ही, राइट, उनका जो हैबिटेट रहा है वो फॉरेस्ट एरिया रहा है, एंड दे हैव द ट्रेडिशनल नॉलेज रिगार्डिंग द हर्ब्स एंड डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स, राइट? तो इस तरीके से हम सीधा कह सकते हैं कि इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, हाई इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट? इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 23.39% जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्लूड होता है. हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, राइट, देयर मस्ट बी 33% जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और उसको इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट्स जो है इनिशिएटिव्स ले रही है. बट इफ वी कंपेयर आवर कंट्री टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वी हैव अ
मच हायर पोजीशन, क्योंकि कुछ कंट्रीज में तो मिनिमम 1 और 2% ही फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कवर है। बट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 23.39% जो है वो फॉरेस्ट या ट्री कवर के अंदर आता है। साथ ही साथ इंडिया में स्पेसीज रिचनेस भी है, राइट, स्पेसीज रिचनेस भी है। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया रैंक्स 7th इन मैमल्स, तो वर्ल्ड में जो जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं, राइट, उनकी नंबर्स में अगर हम देखें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 7th है, राइट। वर्ड्स में हमारी रैंक जो है वो कितनी है, 9th है, और रेप्टाइल्स जो पाए जाते हैं उनमें हमारी रैंक कितनी है, 5th है। तो ये जो तीनों फैक्ट्स हैं ये MCQs में जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। So in terms of species richness, India ranks 7th in mammals, 9th in birds and 5th in reptiles, right? And also in the terms of endemism, endemism का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कुछ जो प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं, दे पर्टिकुलरली उनका जो हैबिटेट है वो इंडिया ही है, राइट। आउट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं कि देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड अदर देन वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, तो वो कुल मिलाकर केवल और केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ एंडेमिज्म ऑफ वर्टेब्रेट ग्रुप्स, इंडियाज पोजीशन इज 10th इन वर्ड्स, राइट, विद कितनी 69 स्पेसीज, राइट, 5th इन रेप्टाइल्स विद 156 स्पेसीज एंड 7th इन एम्फीबियंस विद 110 स्पेसीज। साथ ही साथ इंडिया शेयर ऑफ क्रॉप्स इज 44 एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 11। तो वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज हैं वो शेयर क्रॉप में अगर हम देखें तो 11% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो वर्ल्ड एवरेज है वो कितना है, 11% है, बट इंडिया शेयर ऑफ क्रॉप इज 44%, राइट। विच मीन्स अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में लगभग जो है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। एंड इंडिया आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड इन टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, 4 हॉट स्पॉट्स हैं और 10 क्या है, बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं। अब जो ये स्लाइड है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ही कई बार आपको MCQs बनेंगे, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, राइट। इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रियाल्म्स, कितने, 2 रियाल्म्स, तो इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रियाल्म्स, राइट, 5 बायोम्स, 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स। ध्यान रखना क्या है, जोन्स है, क्योंकि अगर आप प्रोविंसेस की बात करेंगे तो वो फर्दर कितने हो जाएंगे, 25, और हॉटस्पॉट कितने हैं, 4 हैं। तो इंडिया में देयर आर 2 रियाल्म्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स, 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस एंड 4 हॉटस्पॉट्स। अब हम इनको जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, रियाल्म। रियाल्म क्या होता है कि देखिए, रियाल्म एक लार्ज स्पाइशल रीजन्स होता है, राइट, जिसका साइज एक कंटिनेंट के बराबर होता है या सब कंटिनेंट के बराबर होता है, जहां पर सिमिलर क्या होता है, बायोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, राइट। तो सिंपली बायोजियोग्राफिक रियल्म्स आर द लार्ज स्पाशियल रीजन्स विद इन विच इकोसिस्टम्स शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, तो जहां पर सिमिलर बायोटा होता है, एंड अ रियल्म इज अ कंटिनेंट और सब कंटिनेंट साइज्ड एरिया विद यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फ्लोरा एंड फौना, राइट। जो इंडिया में रियल्म्स हैं अगर हम देखें तो वर्ल्ड को टोटल जो 8 रियल्म्स हैं उनमें क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 8 रियल्म्स और आउट ऑफ दीज 8 रियल्म्स इंडिया हैज 2 रियल्म्स, इंडिया हैज 2 रियल्म्स। सबसे पहली चीज तो उन 3 रियल्म्स के आपको नेम पता होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैलियार्कटिक रियल्म हो जाएगी। सो द फर्स्ट इज पैलियार्कटिक रियल्म एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मलायन रियल्म। तो इंडिया हैज 2 रियल्म्स, राइट, इंडिया हैज 2 रियल्म्स। फर्स्ट इज पैलियार्कटिक रियल्म एंड सेकंड इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, मलायन। अब इनमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो देखिए जो हमारा जो हिमालयन रीजन है
वो किस में आता है, पैलियार्कटिक रियाल्म में आता है। तो द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैलियार्कटिक रियाल्म, और जो रेस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मलायन रियाल्म, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बायोम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए बायोम क्या होता है। बायोम एक ऐसा लार्ज एरिया होता है जहां पर सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न पर आधारित कुछ प्लांट्स का और एनिमल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। अर्थात अगर वो क्लाइमेट चेंज हो जाए तो वो प्लांट्स या एनिमल्स जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर हम ये कहें कि उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन में वही एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं पाए जाते हैं, right? So the term biome means the main group of plants or animals living in area of certain climatic patterns, right? And India have 5 biomes, right? The first is tropical humid forest, right? तो India has tropical humid forest, tropical dry और deciduous forest हो जाएगा, including क्या हो जाएगा, मानसून फॉरेस्ट हो जाएगा, वार्म डेजर्ट्स एंड क्या हो जाएगा, सेमी डेजर्ट्स हो जाएंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट हो जाएंगे और अल्पाइन मेडोज हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर हम देखें तो इंडिया में जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो भी इसी के बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, जिसको हमने जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, राइट। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने आपको जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ इंडिया थे उनको बहुत ही डिटेल में जाकर आपको समझाया था, तो आप उनसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, उस लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे तो ये 5 बायोम्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। सो इंडिया हैव 5 बायोम्स। द फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, then tropical dry and deciduous forest including monsoon forest, then warm deserts and semi deserts, coniferous forest and क्या हो जाएगा, alpine meadows, right। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बायोजोग्राफिक जोन्स हो जाएगा, राइट। अब अगर हमको इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे किसी एनिमल को या चाहे किसी प्लांट को, राइट, तो हमें उसके जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इकोसिस्टम स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया में ही क्या होता है, इवॉल्व होता है, वहाँ पर रेनफॉल कितना है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, राइट। इन सब पर बेस्ड जो एक जोन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, बायोजोग्राफिक जोन। तो हम कह सकते हैं कि बायोजोग्राफिक जोन इज अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन होता है जहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक जो है रेनफॉल होता है और इसकी वजह से वहाँ पर स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, बायोजोग्राफिक जोन का। तो बायोजोग्राफिक जोन्स आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया एंड देयर आर 10 बायोजोग्राफिक जोन्स, राइट। आपको जो नाम है वो भी याद रखना है, साथ ही साथ ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। जैसे 2 रियाल्स, पैलियार्कटिक रियाल्म एंड मलायन रियाल्म, राइट। वैसे ही जो 5 बायोम्स है तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है विच इज नॉट द बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, क्लियर। सो देयर आर 10 बायोजोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। द फर्स्ट इज Trans-Himalayans, second Himalayans, third desert, fourth semi-arid, fifth Western Ghats, sixth Deccan Peninsula, seventh Gangetic Plain, eighth North-East India, ninth Iceland and 10th क्या हो जाएंगे, coast हो जाएंगे। So these are the 10 biogeographic zones of India. Now biogeographic provinces, right? तो biogeographic province is an ecosystemic, राइट, इकोसिस्टमिक और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ द रियाल्म्स। तो ये बायोटिक सब डिवीजन होता है किसका, रियाल्म का होता है। तो बायोजोग्राफिक प्रोविंस इज एन इकोसिस्टमैटिक और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रियाल्म्स। और इंडिया में जो 25 क्या पाए जाते हैं, प्रोविंशियल 25 जो है प्रोविंसेस पाए जाते हैं, राइट। या और भी अगर मैं आपको देखूं तो इंडिया में जो 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, इन 10 बायोजोग्राफिक जोन्स को
25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट से चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो या अदर एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हॉट स्पॉट होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि हॉट स्पॉट उन रीजन्स को कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट ऐसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं जहाँ की बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक है, फर्स्ट थिंग, लेकिन वहाँ की 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो चुकी है, और ये एक सोचने वाली बात है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऐसे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहां पर नो डाउट बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, बट जहां की बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन्ड भी है। कैसी है? थ्रेटन्ड भी है, राइट। और टोटल जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो कितनी है? 35। सो देयर आर 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, और आउट ऑफ दीज 35 देयर आर 4 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, राइट। अब अगर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो जहां पर स्पेसीज रिचनेस होती है और हाई डिग्री ऑफ क्या होता है? एंडेमिज्म होता है। अगर सिंपल सी परिभाषा अगर हम देखें तो हॉट स्पॉट की क्या होती है? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स विद हाई स्पेसीज रिचनेस एंड अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, राइट, एंडेमिज्म। और जो टर्म हॉट स्पॉट है, इट वॉज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर्स, राइट। तो नॉर्मन मेयर्स कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन 1988, राइट। तो नॉर्मन मेयर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो टर्म थी इसको कॉइन किया था, और इनकी इस थ्योरी के आधार पर ही जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनको क्या किया है? डिफाइन किया है, राइट। सो कंजर्वेशन इंटरनेशनल एडॉप्टेड मेयर्स हॉट स्पॉट कंसेप्ट इन 1996, राइट। जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उन्होंने हॉट स्पॉट के कंसेप्ट को इस तरीके से एलाबोरेट किया है, राइट। अर्थात हॉट स्पॉट किन्हें कहा जाएगा वो याद रखना। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, राइट, एज अ एंडेमिक्स। एंडेमिक्स का मतलब ये है कि जो 1500 स्पेसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये केवल और केवल उसी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में पाई जाने चाहिए, अदर देन उस स्पॉट के वो कहीं और दूसरी जगह नहीं पाई जानी चाहिए, राइट। तो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 species of vascular plants as endemics. Second, it has to have lost at least 70% of its natural habitat, which means that कि 70% जो natural habitat है वो loss हो चुका है, only 30% और less क्या है इसका remaining है। तो it must have 30% और less of it as natural वेजिटेशन, या कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि वो क्या है? थ्रेटन है, तो उसको क्या किया जाएगा? हॉट स्पॉट का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। देयर आर टोटल 35 हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, एंड आउट ऑफ दीज 35 हॉट स्पॉट्स, राइट, इंडिया में हॉट स्पॉट्स कितने हैं? 4 हैं, और जो 35th है वो क्या है? फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो इन 2011 forests of East Australia was identified as the 35th biodiversity hot spot. Now इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो 4 है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? हिमालयन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको जो है इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो जाएगा। ये सेकेंड हो जाएगा जिसको क्या कहा जाता है? इंडो बर्मा। अब इंडो बर्मा में जो असम है, असम को छोड़ा जाता है, तो एक्सेप्ट असम एंड अंडमान एवं निकोबार। तो एक्सेप्ट असम एंड अंडमान निकोबार जो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद जो थाईलैंड है, राइट, म्यांमार है, लाओस है,
उनसे मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। थर्ड में क्या हो जाएगा, ये वेस्टर्न जो घाट है जो कि कहाँ पर, श्रीलंका तक पाया जाता है। और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सुंडालैंड, राइट। चलिए, तो इंडिया में ये 4 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, हिमालय, राइट। दिस हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंक्लूड्स द इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, राइट। और साथ ही साथ वो हिमालयन रीजन जो कि पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत में भी आता है, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, चाइना एंड क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो द एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन इज इंक्लूडेड इन हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सेकंड में क्या हो जाएगा, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा इंक्लूड्स द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार, and this is extended to Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, right, and southern China. थर्ड क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो ये तो बिल्कुल नाम ही दिख रहा है, इंडिया का पूरा पूरा वेस्टर्न लैंड हो जाएगा और यहाँ पर श्रीलंका जो है इसमें इंक्लूड होता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, सुंडालैंड। तो दिस इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप। इसके अलावा ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। सो दीज आर द 4 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, राइट, और श्रीलंका, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा, तो ये हिमालयन रीजन हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर ये सुंडालैंड हो जाएगा और यहाँ पर ये आपको मिलेगा इंडो बर्मा, राइट। चलिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर लॉस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अगर हमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करना है तो हमें डिफरेंट लॉस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लॉस के माध्यम से जो है रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है। सो दे आर डिफरेंट लॉस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। और इसको भी हम इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल को हम प्रीवियस लेक्चर में पहले ही समझ चुके हैं, राइट। इसमें से पहली चीज़ तो यहाँ पर समझना है वेटलैंड्स को। अब वेटलैंड्स जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो जो आप समझिए हमारे बॉडी में जैसे किडनीज इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही वेटलैंड इंपॉर्टेंट होते हैं। और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए देयर वाज कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, राइट, जो कि 1971 में ईरान में हेल्ड हुआ था। तो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए देयर इज अ रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, राइट, 1971। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए देयर वाज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992। और फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्टेजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल 2002 में लाया गया था, एंड नगोया प्रोटोकॉल 2010। और इसी में मैंने बताया था कि जो नगोया प्रोटोकॉल था उसमें 2011 से 2020 के लिए कुछ टारगेट्स को डिसाइड किया गया था जिनको आईची टारगेट्स भी कहा जाता है। नाउ नेशनल लॉ की अगर हम चर्चा करें तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए द मोस्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत ही अच्छा एक्ट है जिसके माध्यम से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल किया जाता है, और इसी से ही जो इलीगल हंटिंग है, पोचिंग है, राइट, उसको प्रोहिबिट किया गया है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा ही इंडिया में नेशनल पार्क और सेंचुरीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट, जो कि इलीगल हंटिंग, पोचिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है और मिनिमाइज करता है। सेकेंड, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983, राइट। देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो इसका क्रक्स है वो यही है कि देयर मस्ट बी 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर, राइट, आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया।
देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 है, उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया गया था, और इसी के तहत बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राइट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को 2003 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। देन फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या हो जाएगा, 2006। सो दीज आर द लॉज टू कंजर्व द biodiversity. Clear? Now we will study biodiversity in Madhya Pradesh. See, as we know that India is mega diverse country in the world. So as to Madhya Pradesh, right? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इंडिया में मध्य प्रदेश में एक तो इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, राइट। इसको मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। देयर आर टोटल 18, राइट, बायोडाइवर्सिटी, टोटल 80 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, और आउट ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मध्य प्रदेश इज हैविंग 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी इन मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश इज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, राइट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। और मध्य प्रदेश में भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एन एग्जांपल, मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये जो मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है ये मध्य प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से देयर आर 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। द फर्स्ट इज पचमढ़ी, सेकंड इन अचानकमार अमरकंटक, एंड थर्ड इज पन्ना। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, या एक तरीके से अगर हम देखें तो यूनेस्को ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया था 1971, और इसी मैब प्रोग्राम 1971 के आधार पर ही पर्टिकुलर कंट्री में जो है बायोस्फीयर रिजर्व को स्टैब्लिश किया जाता है, राइट। साथ ही साथ जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको यूनेस्को की साइट में भी इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, जिसको 99 में स्टेटस दिया गया था। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व was provided status in 1990, राइट। तो 1999 में इसको पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व का जो है डिक्लेयर किया गया था, एंड दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, राइट। और ये फ्लाइंग स्क्वेरल एंड गेंट स्क्वेरल के लिए पूरे इंडिया में जाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमपीपीएससी में ये अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन बनेगा। विच बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश known for गेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल। तो फ्लाइंग स्क्वायरल और गेंट स्क्वायरल के लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है, एंड आल्सो दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2009। देन सेकेंड, अचान कमार अमरकंटक। अच्छा, इसका एक्सटेंशन कहाँ है? तो इसका एक्सटेंशन होशंगाबाद, राइट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स में है। देन अचान कमार अमरकंटक, तो अचान कमार अमरकंटक इज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, राइट, विच वाज डिक्लेयर्ड इन 2005, और यह मध्य प्रदेश के मंडला, राइट, डिंडोरी, राइट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक इसका क्या है, एक्सटेंशन है। तो मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, राइट, टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक इसका एक्सटेंशन है, और इसको भी यूनेस्को साइट में 2012 में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। नाउ द थर्ड इज पन्ना, राइट। यहां पर आपको दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस इज द 18th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, देन द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज द लेटेस्ट और 18th बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ऑल्सो दिस इज द थर्ड और latest biosphere reserve of Madhya Pradesh as well,
and this has been declared as a biosphere reserve in 2011, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एक्सटेंशन है। इसको भी 2002 में यूनेस्को लिस्ट में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, राइट। अब जो लॉस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी है इसको हम पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड रिपीट हुई है। नाउ लेट्स स्टडी द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड IUCN क्लासिफिकेशन। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यहाँ से UPSC हो या MPPSC हो, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो UPSC है, उसमें तो एक ना एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर। क्योंकि एक तो जो रेड डाटा बुक है, तो कौन सा जो एनिमल है या प्लांट है वो रेड डाटा बुक में कौन सा क्रिटिकल लिस्ट कंसर्न में आता है, कौन सा वल्नरेबल में आता है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज या IUCN या रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहाँ पर इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ ट्रीटी, राइट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट, 1992। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पर ही पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, राइट। अलोंग विद दिस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992, राइट, जो US या IUCN की जो रेड डाटा बुक है, दिस आल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि रेड डाटा बुक में जब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को जो असेस किया जाता है और अगर वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में या वनरेबल में आती है, तो गवर्नमेंट्स उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, या हम यहाँ पर समझते हैं IUCN का क्लासिफिकेशन या रेड डाटा बुक। तो देखिए IUCN एक क्या है, बॉडी है, राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN एक बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, राइट। तो IUCN को 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। एंड जो IUCN है वो अपनी रेड डाटा बुक और एसेस ऑफ द स्पीसीज के लिए जानी जाती है। तो IUCN को एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एंड IUCN assesses, right, IUCN assesses the different species, right, जिनके नंबर्स में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट, और उनकी पोजीशन कहाँ है, राइट। तो IUCN assesses the decline in number of species of organisms and their position in geographical area। और जब यह असेस कर लेती है तो जो जितनी भी जो स्पीसीज हैं, राइट, उनको रेड डाटा बुक में क्या करती है, रिलीज करती है। तो IUCN रिलीजेस रेड डाटा बुक फॉर द स्टडी ऑफ इकोलॉजी एंड गिविंग सजेशंस ऑन देम। और रेड डाटा बुक को 1964 से ही क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। IUCN की जो मीटिंग है वो 4 ईयर्स में होती है, और इन 4 ईयर्स में कौन सी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स डिक्रीज हो रहे हैं, कौन से स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनको असेस करके रेड डाटा बुक में उसको पब्लिश किया जाता है। तो रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है IUCN के द्वारा। कब से की जा रही है, 1964 से, राइट। और ये एवरी 4 ईयर में जो है पब्लिश की जाती है। हम ये कहें कि IUCN की जो मीटिंग है वो एवरी 4 ईयर में होती है। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी, फ्रांस में हेल्ड हुई थी, राइट। तो अगर हम रेड डाटा बुक की बात करते हैं तो अभी हमने समझा है कि IUCN assesses the different species of organisms and issues the red data book। और रेड डाटा बुक को 1964 से ही क्या किया जा रहा है, इश्यू किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में ये इंफॉर्मेशन 1966 भी मिलती है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स ये आंसर 1964 है, और कुछ टेक्स्ट में ये 1966 भी मिलता है, राइट। तो मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट 1960
4 में हो गया था और पहली जो रिलीज हुई थी वो 1966 में हुई थी, राइट। तो 1964 से ही IUCN हैज बीन इशूइंग द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पेसीज, और इसी रेड डाटा बुक के आधार पर इन 2015 995 स्पेसीज वर इंक्लूडेड इन एंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट। तो 995 स्पेसीज जो है एंडेंजर्ड हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2015 स्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू 2019 स्टैटिक्स 30,178 जो स्पेसीज हैं वो क्या है, एंडेंजर्ड हैं। IUCN जो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको असेस करता है और फिर उनको 9 कैटेगरीज में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक्सटिंक्ट EX, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड EW, क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, एंडेंजर्ड EN, वल्नरेबल VU, राइट, नियर थ्रेटन्ड NT, लीस्ट कंसर्न LC, डाटा डेफिशिएंसी DD और नॉट एवेल्यूटेड तो क्या हो जाएगा NE, राइट। तो ये सारी 9 कैटेगरी हैं। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप जो है MCQs एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एक्सटिंक्ट है, राइट, जो एक्सटिंक्ट है तो जो एक्सटिंक्ट है इसका क्राइटेरिया क्या है, या जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है इसका क्राइटेरिया क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्राइटेरिया क्या है। दूसरी चीज, इनमें कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। थर्ड थिंग इज दैट कि वर्तमान जो लिस्ट है, रेड डाटा बुक है, उसमें कौन कौन से जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो उसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो IUCN है, IUCN में टोटल जो है उनको ऑर्गेनिजम्स को 9 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरीज हैं, राइट। कितनी कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ ऐसी स्पेसीज होती हैं जिनका एवोल्यूशन नहीं किया जाता है, राइट। तो जितनी भी स्पेसीज हैं उनमें से कुछ स्पेसीज का एवोल्यूशन नहीं किया जाता है तो उनको नॉट एवेल्यूटेड की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर जिनका एवेल्यूशन किया जाता है, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर किसी भी स्पेसीज को एवेल्यूट किया जा रहा है तो उसके लिए, उसको एवेल्यूट करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी ना हो या एक तरीके से हमारे पास में डाटा ना हो या पॉसिबल ना हो, तो जो एवेल्यूट स्पेसीज हैं उनमें से जिसकी डाटा इनफ नहीं होता उसको डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डाला जाता है। फिर एडुकेट बाल जो जिन ऐसी जो स्पेसीज जिनको जो है असेस किया जा चुका है और जिनका डाटा भी अवेलेबल है उनको फिर फर्दर कैटेगरी में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, लीस्ट कंसर्न, राइट। फिर क्या हो जाएगा, वो फॉरेस्ट एरिया में थ्रेटेंड है, राइट। अगर और भी ज़्यादा उसमें उसके इंडिविजुअल्स में उसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है तो उसको वल्नरेबल में, फिर एंडेंजर्ड में, राइट। और जब उसके जो पॉपुलेशन है वो 90% तक डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखते हैं, राइट। और जब वो वाइल्ड एरिया से ही एक्सटिंक्ट हो जाती है उसको केवल और केवल कैप्टिव प्रिजर्वेशन में या कैप्टिव प्रोटेक्शन में रखा जाता है तो उसको EW में रखा जाता है। और फिर अगर जिसका लास्ट मेंबर जो है उसकी डेथ हो चुकी तो उसको एक्सटिंक्ट में रखा जाता है। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है 82,065, राइट, 82,065 जो स्पेसीज हैं, राइट, 82,065 जो क्या है स्पेसीज हैं। इसमें से 36,952 को लीस्ट कंसर्न में इंक्लूड किया गया है, राइट। 4,406 क्या है, नियर थ्रेटेंड है। फिर 11,654 क्या है, वल्नरेबल है। 7,705 क्या है, एंडेंजर्ड है। फिर 5,176 तो सीधा सीधा अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे सकते हैं कि मोर देन 5,000 स्पेसीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इस तरीके से आप एक रफ नंबर वो आपको याद होना ही चाहिए। तो 82,065 ऑल स्पेसीज हैं, 36,952 लीस्ट कंसर्न में है, 4,406 नियर थ्रेटेंड, 11,654 वल्नरेबल, 7,005 एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है 5,176,
78 जो है वो वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और 868 जो है वो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल जो एक्सटिंक्ट है उसमें क्या आती है, डायनासोर है, राइट, स्कारलेट मैकाऊ हो जाएगा, मैमथ हो जाएगा, गेंटमा हो जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस सेंचुरी में पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेड डाटा बुक में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एलिगेटर है, फ्लाइंग स्क्वायरल है। अब यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वायरल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज फाउंड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देन क्या हो जाएगा, हिमालयन क्विल हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, देन गंगेश शार्क। अब ध्यान रखना गंगेश डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड में है और गंगेश जो शार्क है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। देन पिग्मी हो, देन एंडेंजर्ड में क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, नीलगिरी तार, राइट। नीलगिरी तार किसमें है, एंडेंजर्ड में है। और पेंगोलिन हो जाएगा, रेड पांडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। तो वल्नरेबल में वन हॉर्न यूनिकॉर्न हो जाएगा, सी काऊ या डुगोंग, वाइल्ड बफोलो, टाइगर, लेपर्ड, फोर हॉर्न एंटीलोप और स्लोथ बियर, ये सभी किस कैटेगरी में है, वल्नरेबल में है। फिर यहाँ पर नियर थ्रेटन में क्या आता है, हिमालयन तार। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर हिमालयन तार किस में है, हिमालयन थार जो है वो नियर थ्रेटन्ड में है और नीलगिरी थार किस में है, राइट, ये एंडेंजर्ड में है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा तिबेत एंटीलोप। लीस्ट कंसर्न में क्या है, चिंकारा, वर्किंग मोंकी, राइट। और फिर डीडी डाटा डेफिशिएंस में जिनके लिए डाटा या स्टैटिक्स इनफ नहीं है, और नॉट एवेल्यूट जिनके लिए जिनका एवोल्यूशन नहीं किया गया है। सबसे पहली चीज तो एक्सटिंक्ट स्पेसीज, राइट, EX। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पैरामीटर क्या है, तो वो याद होना चाहिए। तो सिंपल पैरामीटर है, इफ द स्पेसीज होज लास्ट मेंबर हैज बीन डाइड, राइट। तो IUCN जब किसी भी IUCN डिटेल असेस करती है और IUCN के डिटेल असेस में जब ये कंफर्म हो जाता है कि द लास्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज हैज बीन डाइड, तो फिर उसको एक्सटिंक्ट जो है अनाउंस किया जाता है। तो इफ द स्पेसीज हुज लास्ट मेंबर हैज डाइड और नो लिविंग मेंबर ऑफ दिस स्पेसीज हैज बीन सीन इन द लास्ट 50 ईयर, उसको एक्सटिंक्ट स्पेसीज की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल डायनासोर, डोडोवर्ड, यहाँ पर देखते जाइए, राइट। सबसे पहली चीज तो ये क्या हो जाएगा, डायनासोर हो जाएगा, राइट। तो ये डायनासोर हो जाएगा, ये स्कारलेट क्या हो जाएगा, मकाऊ हो जाएगा। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, स्कारलेट मकाऊ जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, देन डोडोवर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। तस्मानिया जो टाइगर है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ग्लिप्टेडोन एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। जो मैमथ है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। और साइबर टूथ टाइगर ये भी क्या है, जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर। नाउ हो जाएगा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड में किसको रखा जाता है, तो देखिए दोज स्पेसीज विच आर हैविंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, या तो उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो चुका है या फिर क्लाइमेट चेंज हो चुकी है जिसकी वजह से वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे। तो इफ देयर इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ये वर्ड को आप यहां पर ध्यान रखें, इफ देयर इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, तो उसको CR में रखा जाता है, या फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं, राइट। इफ द रिडक्शन इन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 90% ओवर लास्ट 10 ईयर्स, तो यदि या तो एक्सट्रीम हाई रिस्क है या प्रीवियस लास्ट ईयर्स में, या सॉरी लास्ट 10 ईयर्स में 90% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो चुकी है, या फिर पॉपुलेशन साइज कितना है, केवल और केवल 50। अब उस स्पीसीज के केवल 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही क्या हैं, जो है बचे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में उसके 50% जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आइदर
लास्ट 10 ईयर्स में वाइल्ड में उसके 50% मेंबर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पॉपुलेशन साइज केवल और केवल 50 बचा हुआ है और लास्ट 10 ईयर्स में उसके 90% जो मेंबर हैं, राइट, वो क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, राइट, तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, देन क्या हो जाएगा, एलिगेटर, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, एलिगेटर, फ्लाइंग स्क्वायरल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, हिमालयन क्विल, साइबेरियन क्रेन, गंगेज शार्क एंड पिग्मी क्या हो जाएगा, हॉग हो जाएगा। और जो अभी लेटेस्ट रेड डाटा बुक है उसमें कुछ जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स एज पर द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया, राइट, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स एज पर द रेड डाटा लिस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या हो जाएगा, कोंडाना रेड, राइट, तो कोंडाना रेड, सेकंड मालाबार सेविएट, राइट, तो कोंडाना रेड, मालाबार केविएट, देन कश्मीर स्टैग, देन रिवर डॉल्फिन। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंथ्रोपॉड्स, इसमें क्या आता है, रामेश्वरम पैराचूट स्पाइडर हो जाएगा और पिकॉक क्या हो जाएगा, टरंटुला हो जाएगा। देन फिशेस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस इन इंडिया, राइट, पूकोडे लेक बर्ब हो जाएगा और गंगेस रिवर शार्क हो जाएगा, राइट, तो गंगेस रिवर शार्क एंड पौंडीचेरी क्या हो जाएगा, शार्क, ये सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या क्या इंक्लूड है, राइट, घड़ियाल, राइट, फिर व्हाइट स्पॉटेड वुस क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा और टोड स्किन क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। क्लियर। नाउ एंडेंजर्ड एनिमल्स, अब एंडेंजर्ड में किसको इंक्लूड किया जाता है, तो देखिए सच एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट, तो जब एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड होती है तो उसको सीआर में रखा जाता है, और जब वाइल्ड एरिया में एक्सटेंशन का डेंजर होता है तो उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर जिसकी लास्ट 10 ईयर्स में 80% पॉपुलेशन क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, राइट। सिंपली यदि मोर देन 90% पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है तो उसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा जाता है, राइट, सीआर में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, राइट, ये हो जाएगी सीआर स्पेसीज, राइट, तो यदि मोर देन 90% पॉपुलेशन रिड्यूस हो चुकी है तो सीआर, और यदि 70 से 80% जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो चुकी है तो उसको फिर किस में रखा जाता है, राइट, एंडेंजर्ड में रखा जाता है। तो 70 to 80% पॉपुलेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, राइट, और डिक्रीज्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, तो फिर उसको एंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा जाता है, राइट। एग्जाम्पल गंगा डॉल्फिन, गंगा शार्क किस में आती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, गंगा डॉल्फिन किस में आती है, एंडेंजर्ड में। देन स्नो लेपर्ड, नीलगिरी थार, राइट, पेंगोलिन एंड क्या हो जाएगा, रेड पांडा, राइट, सो दिस इज स्नो लेपर्ड, राइट, दिस इज पेंगोलिन, राइट, दिस इज डॉल्फिन, राइट, गंगा डॉल्फिन, राइट, ये हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा यहाँ पर वल्नरेबल स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज में किनको इंक्लूड किया जाता है, राइट, हाई रिस्क, राइट, सो ऐसी स्पेसीज जिनको वाइल्ड में एंडेंजर्ड होने का क्या है, हाई रिस्क होती, तो हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्डमेंट इन द वाइल्ड, और इसमें क्या आते हैं, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, सी काउ या डुगोंग, राइट, फिर क्या हो जाएगा, वाइल्ड बफेलो ये है, टाइगर है, लेपर्ड है, 4 हॉर्न एंटीलोप एंड क्या हो जाएगा, स्लोथ बियर, देन क्या हो जाएगा, नियर थ्रिएटेड। ऐसी स्पेसीज, राइट, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, जिनकी पॉसिबिलिटी है जो फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो सकती है, तो लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, उनको एनटी में इंक्लूड किया जाता है। जैसे हिमालयन थार, अब ऑलवेज रिमेंबर हिमालयन जो थार है वो किस में है, नियर थ्रिएटेड में, वही जो नीलगिरी थार है, राइट, नीलगिरी जो थार है वो किस में हो जाएगा, वो है आपका एंडेंजर्ड में। क्लियर। चलिए अब सेकंड क्या हो जाएगा, तिबेत एंटीलोप हो जाएगा, फिर लीस्ट कंसर्न में हो जाएगा। तो लीस्ट कंसर्न में ऐसी कैटेगरी को या ऐसे स्पेसीज को इंक्लूड किया जाता है जिनकी क्या है, लोएस्ट रिस्क है। तो लीस्ट कंसर्न में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिनकी लोएस्ट रिस्क है, साथ ही साथ डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर एट रिस्क कैटेगरी,
राइट, जैसे क्या हो जाएगा चिंकारा, बार्किंग मंकी एंड क्या हो जाएगा ब्लू काउ, राइट. तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, in this way we have studied the biodiversity in India. In the upcoming lecture we will study the conservation of biodiversity, and especially we will study the biosphere reserve, national park and sanctuaries of India, the most interesting and important topic for you, right? So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.